ओबीसी को कुछ जगहों पे 25% आरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन भारत तब भी जातिवादियों के शिकंजे में था और आज भी है। जिस तरीके से SC, ST एंड माइनॉरिटी की आप गिनती करते हैं, उसी तरीके से सभी जातियों को गिने और ये बताएं कि किन जातियों ने किनका हक खा रखा है। यानी आज जो 10% जातियों वाला देश में ओवर रिप्रेजेंटेशन है, उसका भी पोल खुलना चाहिए। और हम नहीं कहेंगे कि ओबीसी को ही आप आरक्षण दीजिए, कई सारे जगहों पे हमारे SC, ST भाइयों को भी ये लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। तो जनरल को बिना किसी आयोग का, बिना किसी रिकमेंडेशन का दिया जा रहा है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि 60% ओबीसी आज भी संघर्ष करने को ही मजबूर है। प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन अब वो किस तरह के ओबीसी है कि उन ओबीसी का दुख, दर्द, हक, अधिकार उनको नहीं दिखता है। दूसरी बात कि आरएसएस को कई सारे संगठनों से ज़बरदस्त फंडिंग मिलती है और वो सारा का सारा पैसा भाजपा के उत्थान में लगता है। तो इस तरह की बातें कह के इस देश के 70% गरीबों को वो रिझाकर वोट बटोरने की बात करते हैं। केवल उनका वोट बटोरने का एक मूल मंत्र है, जो कि उन्होंने इस देश में 6700 जातियों के बीच जिस तरह से डिवाइडेशन है, उसको वो बरकरार रखते हुए केवल वोट बटोरना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं डाटा तो है, उस डाटा के इस्तेमाल करके ही अमित शाह आज इतने बड़े शहंशाह बने हुए हैं, देश के हर राज्यों में जाकर परफेक्ट चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जिस तरह से घोटाले होते हैं, इंटरव्यू में ओबीसी को कम नंबर दिए जाते हैं, यही कारण है कि ओबीसी 27% होते हुए भी कई सारे जगहों पे 27% नहीं है। इतना बंधा हुआ है कि उसे राम मंदिर चाहिए, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर का पद नहीं चाहिए। देखिए, ओबीसी की मांग कोई नई नहीं है। स्वतंत्रता मिलने के बाद से जब संविधान इस देश में आया 1950 में, तभी से ओबीसी को एक आर्टिकल 340 के द्वारा परिभाषित करने का संविधान में प्रावधान रखा गया। तो 340 आर्टिकल के अनुसार 1956 में नेहरू के मंत्रिमंडल में ही काका कालेलकर आयोग का गठन होता है, जो आधे अधूरे रिपोर्ट के आधार पर अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। तो उस आधार पे ओबीसी को कुछ जगहों पे 25% आरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन भारत तब भी जातिवादियों के शिकंजे में था और आज भी है। तो काका कालेलकर आयोग का फेल होना ओबीसी के लिए एक दुर्भाग्य की बात थी। उसके बाद हमारे ओबीसी के नेताओं ने कड़ा संघर्ष किया। कड़ा संघर्ष के बाद जनता पार्टी की जब सरकार 1977 में बनी, तो उस पार्टी को समर्थन इसी मुद्दे पे दिया गया था कि आप ओबीसी के लिए काका कालेलकर आयोग के जो रिकमेंडेशन है उसे लागू करेंगे। लेकिन मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व में उस आयोग को दरकिनार कर दिया गया। कहा गया कि वो डाटा आधा अधूरा था, उसके लिए किसी तरह की कोई तैयारी ढंग से नहीं की गई थी। और आज 1956 से 1977 22-23 साल बीतने के बाद वह अप्रासंगिक है। तो मोरारजी देसाई के ही आदेश पर एक मंडल आयोग का गठन किया जाता है ओबीसी के लिए, यानी दूसरा ओबीसी आयोग। उस आयोग के अध्यक्ष होते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल साहब। बीपी मंडल साहब 2 साल के अथक प्रयास से उस आयोग की रिपोर्ट को जारी करते हैं। उस रिपोर्ट में टोटल 40 अनुशंसाएं हैं, जिसमें से मात्र एक अनुशंसा 7 अगस्त 1990 को लागू हुआ। वो आप सभी जानते हैं कि वो अनुशंसा थी सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण। लेकिन उसके पहले 1977 में उत्तर प्रदेश में और 1978 में बिहार में ओबीसी को आरक्षण मिल चुका था। हाँ, 27% केंद्रीय नौकरियों में, केंद्र सरकार की नौकरियों में। उसके बाद से ही बाकी अनुशंसाओं के लिए समय समय पर ओबीसी के लोग, ओबीसी के बुद्धिजीवी अलग अलग मंचों से आवाज़ उठाते रहे हैं। उस आवाज़ का नतीजा हुआ कि 2006 में कांग्रेस के सरकार में मानव संसाधन मंत्री थे अर्जुन सिंह। उन्होंने उच्च शिक्षा में ओबीसी को आरक्षण दिया, तो वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में या केंद्रीय विद्यालयों में। उसके बाद फिर बाकी अनुशंसाओं के लिए हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट सही जनसंख्या न होने के कारण हमारे कई सारे डिमांड्स को मानने से इनकार करते रहे। तो इस कारण से हम लोग जातिवार जनगणना की भी मांग करते हैं। जातिवार जनगणना में केवल ओबीसी को ही ना गिना जाए, तमाम जातियों को गिना जाए, जैसे धारियों की भी गिनती हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से SC, ST एंड माइनॉरिटी की आप गिनती करते हैं, उसी तरीके से सभी जातियों को गिने और ये बताएं कि किन जातियों ने किनका हक खा रखा है। यानी आज जो 10% जातियों वाला देश में ओवर रिप्रेजेंटेशन है, उसका भी पोल खुलना चाहिए। और हम नहीं कहेंगे कि ओबीसी को ही आप आरक्षण दीजिए, कई सारे जगहों पे हमारे SC, ST भाइयों को भी ये लोग घुसने नहीं दे रहे हैं।
तो जनरल को बिना किसी आयोग का, बिना किसी रिकमेंडेशन का दिया जा रहा है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि 60% ओबीसी आज भी संघर्ष करने को ही मजबूर है। आपने पहला ही क्वेश्चन कहा कि प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन अब वो किस तरह के ओबीसी है कि उन ओबीसी का दुख, दर्द, हक, अधिकार उनको नहीं दिखता है। सबसे पहले तो गरीब के बेटे हैं सर, कहते हैं हम गरीब के बेटे हैं, चाय वाले हैं, और चाय वाला जब प्रधानमंत्री बना और आज गरीबों के कल्याण की बात करते हैं, करीब 20-20 घंटा वो काम करते हैं आपके हितों के रक्षा के लिए। सर देखिए, जिस पार्टी से वो प्रधानमंत्री हैं और जिस पद पे रहते हुए यहाँ तक का सफ़र तय किए हैं, वह प्रचार मंत्री के रूप में अधिक रहे हैं, आरएसएस के प्रचारक के रूप में रहे, यानी प्रचार मंत्री के रूप में रहे हैं। दूसरी बात कि आरएसएस को कई सारे संगठनों से ज़बरदस्त फंडिंग मिलती है और वो सारा का सारा पैसा भाजपा के उत्थान में लगता है। तो इस तरह की बातें कह के इस देश के 70% गरीबों को वो रिझाकर वोट बटोरने की बात करते हैं। इसके अलावा उनके मन में न गरीबों के प्रति कोई चिंता है, न किसी अन्य जातियों के प्रति। ये केवल उनका वोट बटोरने का एक मूल मंत्र है, जो कि उन्होंने इस देश में 6700 जातियों के बीच जिस तरह से डिवाइडेशन है उसको वो बरकरार रखते हुए केवल वोट बटोरना जानते हैं। सर ये जो जातिगण जनगणना की बात करें, मुद्दे की बात करें, तो अगर जातिगण जो जनगणना की बात आप कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे अगर जातिगण जनगणना होगी तो जातिवाद का बढ़ावा मिलेगा, जातिवाद बढ़ जाएगा। जब आप धर्म को गिन रहे हैं इस देश के माइनॉरिटीज़, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो धार्मिक उन्माद नहीं फैल रहा है, तो जातियों के गिनने से भला कैसे जातिवाद फैलेगा? आज आप जातियों के आधार पे अपने की भावना नहीं, आप जातियों के आधार आप जातियों के आधार पे अपने विधायकों को टिकट दे रहे हैं, अपने सांसदों को टिकट दे रहे हैं। आपके पास वो तमाम डाटा है हर राज्य के, हर विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र के, वहाँ पे जातिवाद नहीं हो रहा है। और अधिकार और हक देने की जब बात आ रही है तो जातिवाद हो रहा है। तो ये इस देश के ओबीसी को मूर्ख बनाए रखने का एक उनका जुमला है। ओबीसी को आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर मूर्ख बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि जातिगत आंकड़े उनके पास हैं, तो क्या आंकड़ों को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा? क्या जनता के सामने रखा नहीं जा रहा है? क्या छिपाया जा रहा है? क्या बिल्कुल 2011 की जो जनगणना हुई थी वो सामाजिक आर्थिक लेवल पे ही जनगणना हुई थी, लेकिन 2014 में चूंकि सरकार बदल जाती है, मनमोहन सिंह अगर रहते तो कहीं ना कहीं यह डाटा बाहर आता, लेकिन उस समय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो डाटा को करोड़ों त्रुटि के साथ ऐसा कह के उन्होंने दुष्प्रचारित किया और वो पब्लिश करने से मना कर दिए। तो कहीं ना कहीं डाटा तो है, उस डाटा के इस्तेमाल के करके ही अमित शाह आज इतने बड़े शहंशाह बने हुए हैं, देश के हर राज्यों में जाकर परफेक्ट चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार है सर, चुनाव जीत रहे हैं, जनता का प्यार नहीं, सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश का ही चुनाव ले लीजिए, जितना उनके विरोध में लोग था, वो 5 kg अनाज दे दे के अब नमक खाए हो मेरा, इसका हवाला देकर अगर आप वोट ले रहे हैं तो ये जनता का प्यार नहीं है। नमक किसका खाए सर? अभी नमक की बात करें, मोदी जी का नमक खाए क्या? नहीं, मोदी जी का नहीं, ये तो हम जैसे टैक्स पेयरों का पैसा था, लेकिन वो अपने मन से लगातार यही कहते रहे हैं कि आपने हमारा नमक खाया है, आपको हमारी ओर देखने की ज़रूरत है। तो हमने पहले ही बताया कि वो केवल वोट बटोरने वाले नीति पे काम करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है। उनके पास विजन है इस देश के सारे सरकारी संसाधनों को निजीकरण करके अपने चहेतों के हाथ में देना, और निजी क्षेत्र में इस देश में आरक्षण नहीं है। वो जानते हैं कि वहाँ आउटसोर्सिंग के द्वारा आराम से अपने लोगों को खपा दिया जाएगा और बाकी दलित पिछड़े मुंह ताकते रहेंगे। लेकिन 27% जहाँ पर ओबीसी समाज को आरक्षण मिल रहा है, तो क्या 27% आरक्षण मिल नहीं पा रहा है? क्या ऐसे उत्थान नहीं हो पा रहा ओबीसी का? बिल्कुल ही नहीं। 2012 में राज्यसभा में शरद यादव ने प्रश्न किया था, उसके जवाब में जो आंकड़े आए थे, ओवरऑल नौकरियों में ओबीसी मात्र 14% है, क्लास 4 और 3 की नौकरियों में 18% है, क्लास 2 की नौकरियों में 12% है और क्लास 1 की नौकरियों में मात्र 7% ही पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जिस तरह से घोटाले होते हैं, इंटरव्यू में ओबीसी को कम नंबर दिए जाते हैं, यही कारण है कि ओबीसी 27% होते हुए भी कई सारे जगहों पे 27% नहीं है।
तो कौन वहाँ पहुँच जा रहा है, कौन है वो जो उस एक नया SC की जो सीटें हैं, कौन उसको विकल्प पूरा कर रहा है? एक नया वर्ड इन्होंने निकाला है NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। उस आधार पे ये सीटों को रोक के रखते हैं और 3 साल के बाद ऑटोमेटिक वो सीटें जनरल को चली जाती है। 3 साल के बाद वो सीटें अपने मनोनुकूल लोगों से भर लेते हैं। पीछे के दरवाजे से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। हाँ, लेटरल एंट्री से आप देख पा रहे होंगे कि IAS बनाए जा रहे हैं। अब तो कई सारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेटरल एंट्री से बनाए जा रहे हैं। देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर OBC के नहीं हैं। कुछ गिने चुने उंगलियों पे गिनने लायक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश का OBC तबका बिल्कुल ठगा सा है, लेकिन वो धार्मिकता में इतना बंधा हुआ है कि उसे राम मंदिर चाहिए, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर का पद नहीं चाहिए। तो चूँकि भाजपा ये बात जानती है, मोदी जी जानते हैं, RSS जानता है कि इस देश को घंटी की ज़रूरत है। वो मंदिरों की घंटी को ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्पत स्कूल और कॉलेजों की। अभी आपने कहा कि मंदिरों की घंटी OBC समाज को ज़्यादा अच्छी लग रही है, स्कूल की घंटी नहीं सुनाई दे रही है। क्या लगता है जो लगातार चुनाव दर चुनाव जो BJP जीत रही है, क्या इन OBC समाज के वोटों से जीत रही है क्या? निसंदेह इस देश में 60% आबादी OBC की है और कई सारे दल हैं जो SC के नाम पे वोट ले रहे हैं, जनरल के नाम पे ले रहे हैं। OBC में बहुत बड़ा डिवाइडेशन है, क्योंकि OBC समाज जातियों में बटा हुआ समाज है। हमारे SC ST के भाइयों में थोड़ी चेतना आई है, वो खुद को SC कहना पसंद करते हैं, लेकिन OBC आज भी यादव, कोयरी, कुर्मी, बिल्कुल OBC आज भी जाति और धर्म में ही सिमट के रह गया है, जिसका फायदा भाजपा जैसी पार्टियों को मिलते आ रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, इसमें देखा जाए तो जो मौर्य समाज का जो एक बैंक था, जो कुशवाहा समाज था, वो एक अलग उनसे अलग होकर के अखिलेश यादव का साथ दिया, फिर भी कामयाबी नहीं मिली, सत्ता हाथ में नहीं रही। कहीं ना कहीं वहाँ कुछ जातियों के प्रति अन्य जातियों के मन में जो नफरत पैदा करने की नीतियाँ इनकी थी, उसमें ये कामयाब हुए। जैसे अखिलेश के शासन में 86 में 56 SDM का इन्होंने गलत आंकड़ा समाज में र्यूमर के रूप में फैलाया और लोग उस पर फंस गए। अखिलेश के शासन को यादव का शासनकाल कह के इन्होंने दुष्प्रचारित किया और कई सारी जातियां जो है अखिलेश के अच्छे कामों से मरहूम रह गई। तो आज नतीजा है कि जितना डेवलपमेंट 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव ने किया उत्तर प्रदेश में, उसके निस्बत जोगी जी का शासन वैसा नहीं रहा। लेकिन चूँकि जातियों से जातियों को लड़ाने का जो चाल है, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। वोट का ध्रुवीकरण करके वोट लेना वो सीख गए हैं, इसलिए वो चुनाव काफ़ी आसानी ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? वोट का ध्रुवीकरण कब तक होता रहेगा? क्योंकि अब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और चुनाव खत्म होते ही एक फिल्म आती है द कश्मीर फाइल्स। उस कश्मीर फाइल्स फिल्म को देख करके लोग इमोशनल हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और उसी हॉल के अंदर मोदी जी के नारे भी लग रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद ये सच्चाई आज लोगों के सामने नहीं आती। कश्मीर से भगाए गए पंडितों के दर्द में हम सारे देश के लोग शामिल हैं, लेकिन यह दर्द आप बार बार कुरेद कर उन्हें मरहम नहीं लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास करा रहे हैं कि आप कश्मीर से भागकर दिल्ली में जो आज तक सरकारी दामाद बने बैठे हैं, सरकारी संसाधनों के द्वारा आज आप पोषित हो रहे हैं, तो उन्हें भी चुभता है बार बार एक ही मुद्दे को। और केवल कश्मीरी ब्राह्मण ही क्यों, इस देश में तो पता चलनी चाहिए थी ना सर। बिल्कुल, इस देश में दलितों के ऊपर भी कई सारे अत्याचार हुए हैं। अगर आप बिहार में लालू जी के शासनकाल के पहले का अगर काल देखेंगे तो वहाँ दलित और पिछड़ों पे ज़बरदस्त अत्याचार हुआ है। फिल्में अगर बनानी ही है तो उन सब पे बननी चाहिए। शूद्रा द राइजिंग एक फिल्म है, अगर वो देख ली जाए तो हमें लगता है कि खुद आंख से आंसू। जय भीम तो प्रशासनिक फेल्यूर है, लेकिन शूद्रा द राइजिंग सांस्कृतिक रूप से प्रताड़ित करने वाला फिल्म है। तो वो फिल्में क्यों नहीं चलने दी जाती हैं? अब आप जान रहे हैं कि इस देश में जो शासन तबका है उस पर किसका कब्जा है। तो शासन तबका किसका है? वो 10% जनेऊधारियों का है, जो इस देश के स्वयंभू बने हुए हैं। अब उनके शासन में जो उन्हें पसंद हो वही होगा। अधिकार छीन लेंगे, लगता है छीन पाएंगे। देखिए, एकता में बहुत ताकत होती है और जिस तरीके से अब देश के कई सारे राज्यों के प्रतिनिधि आज इस मंच पे आए हैं, तो धीरे धीरे हम मजबूत ही होंगे और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें आशा है कि हम जरूर कामयाब